हेलो दोस्तों, ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटरी, एक ऐसी टेरिटरी जो किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंदर आती है। यानी कि आज हमारे यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप साहब, जैसा आप जानते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं और आज उन्होंने यहां तक भी बोल दिया कि इस ऑटोनोमस टेरिटरी को हम लोग खरीद लेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि डेनमार्क के अंदर पाई जाने वाली ग्रीनलैंड एक जो टेरिटरी है वो जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है और उसको यूएसए के साथ लाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और हाल ही में उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को वहां पर भेजा, जहां पर उन्होंने जाकर के डेनमार्क की बुराई भी करी और ये भी बोला कि डेनमार्क कुछ नहीं कर रहा है ग्रीनलैंड के लिए जो यूएसए कर सकता है। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे पनामा कैनल की भी, क्योंकि ये भी न्यूज में रहा है और इनकी इंपॉर्टेंस जियोपॉलिटिक्स में क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स साहब ये जाते हैं कहां पर? ग्रीनलैंड में। अब पहला सवाल तो ये है कि अमेरिका वहां पर गया ही क्यों? क्योंकि जब कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था, यानी कि 1945 से लेके 1991 का एरा, जो बाइपोलर वर्ल्ड था, जहां पे एक तरफ सबसे बड़ी ताकत थी यूएसए और दूसरी सबसे बड़ी ताकत थी यूएसएसआर। उस समय जब लड़ाई हो रही थी, यानी कि कोल्ड वॉर का टाइम था, तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करते हैं कि सोवियत का एक्सपेंशन हो रहा था और सोवियत कई बार जब लड़ाई के लिए आगे की तरफ बढ़ा भी, जैसे 1962 में क्यूबन क्राइसिस के टाइम पे, या अलग अलग समय पर जब सोवियत ने यूएसए की तरफ अटैक करने की कोशिश करी, तो एक एरिया, एक मिलिट्री बेस बहुत काम आया। वो था ग्रीनलैंड के अंदर बसा हुआ एक पिटुफिक मिलिट्री बेस। ये जो पिटुफिक मिलिट्री बेस है, ये पहले थूलेज मिलिट्री बेस के नाम से जाना जाता था, इसका नाम अब रीनेम कर दिया गया है। बट ऑल दो ग्रीनलैंड के अंदर ये जो मिलिट्री बेसिस यूएसए के हैं, ये पहले 3 थे, अब खैर एक रह गया है। बट ये मिलिट्री बेस सोवियत के एक्सपेंशन को बताता रहता था, सोवियत का ट्रैक करने में बहुत मदद करता था। इवन यूएसए को कहीं ना कहीं पहले से ही पता चल जाता था कि सोवियत एंट्री ले रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत सारी है। पर यहीं पे आप देखेंगे वॉन्स ने क्रिटिसाइज करा है डेनमार्क को कि ये अंडर इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रीनलैंड की टेरिटरी में, ये पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये वहाँ के लोगों के बारे में सोच नहीं रहे हैं। सो हम लोग यहाँ के लोगों के बारे में सोचेंगे, हम लोग यहाँ पे पैसा भी लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे और कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल माइंडसेट रखते हुए उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑल टुगेदर यहाँ पे होगा क्या? जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी टेरिटरी को आप खरीदने की तरफ जाएंगे तो वो व्यक्ति जिसकी वो टेरिटरी है वो तो इसके अगेंस्ट ही बोलेगा। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेंस साहब, उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज करते हुए बोला है कि यूएसए को तो किसी की टेरिटरी की रिस्पेक्ट करनी भी नहीं आती, आप डेवलपमेंट क्या ही खाक करेंगे। खैर, अभी हम लोग ग्रीनलैंड के एरिया को देख लेते हैं। ग्रीनलैंड पड़ता कहाँ पे? जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क के अंदर पड़ता है। अभी मैं ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों बोल रहा हूं और यहां पे मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटरी है, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं, इसके इतिहास को समझ लेते हैं। 1814 में डेनमार्क ने इस ग्रीनलैंड को अपनी एक कॉलोनी बना लिया था, जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत को एक कॉलोनी बना रखा था, उधर राज करने लग गया था। फिर 1941 में यूएसए ने ग्रीनलैंड को अपने हिस्से में लिया वर्ल्ड वॉर 2 के समय और यहां से फाइट करने की कोशिश करी। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहां पे मिलिट्री बेसिस बना दिए गए, जो कि कोल्ड वॉर के समय भी काफी ज्यादा मदद करते हुए देखने को मिलते हैं। 2009 में ग्रीनलैंड ने इंडिपेंडेंस ले ली, यानी कि इनको डोमिनियन स्टेटस काइंड ऑफ थिंग मिल गया, जो कि भारत भी मांग रहा था ब्रिटिशर्स से 1929 तक। यानी कि लाहौर सेशन जब तक नहीं हुआ था तब तक हमने पूर्ण स्वराज की बात नहीं करी थी, हमने कहा था डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है छत्र छाया में रहेंगे ब्रिटिशर्स की, पर हम अपना संविधान खुद बना सकते हैं, अपनी टेरिटरी को खुद चला सकते हैं, एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स जैसे मिलिट्री, फॉरेन अफेयर्स या फिर फाइनेंस। कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स एक्सटर्नल अफेयर्स के अलावा हम सारी चीज पे खुद अपने नियम कायदे कानून बना सकते हैं। ऐसे ही ग्रीनलैंड ने सेल्फ रूल यहां पे लिया। फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और फंडिंग के अलावा सारी चीजें आज ग्रीनलैंड अपना खुद बना सकता है, एक्सेप्ट दीज 3 जिस पर डेनमार्क का कंट्रोल है। और यहीं पर जेडी वॉन्स ने बोला कि फंडिंग आपके हाथ में है और आप फंड प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं।
खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब थोड़ा सा समझते हैं कि ग्रीनलैंड जो है उसके कुछ फैक्ट्स जो कि यूपीएससी के लिए भी काफी रेलिवेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड में काउंट होता है ग्रीनलैंड, जो कि बहुत ही कम पॉपुलेशन के साथ है, यानी स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बिकॉज यहां पर हमेशा आप एक थिक लेयर ऑफ आइस शीट देखने को मिलती है, यानी कि पूरे टाइम ये बर्फ से घिरा रहता है काफी टाइम, और पॉपुलेशन है बट बहुत ज्यादा स्पार्स है, यानी दूर दूर लोग रहते हैं, इतनी ज्यादा हाईली डेंसिटी नहीं है जैसे इंडिया की है, और ये बॉर्डर्ड है बाय द अटलांटिक एंड आर्टिक ओशियंस, एंड दिस इज होम टू द नॉर्दर्न मोस्ट लैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाफेक्लूबन आइलैंड। तो क्लाफेक्लूबन आइलैंड भी वहीं पर पाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा रिच इन मिनरल्स है। अब जब बात आती है मिनरल्स की, तो यहां पे पाए जाने वाले मिनरल्स, उनको हम कहते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जिनकी अब इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, जो बहुत ही दुर्लभ हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, मेटावर्स और आपके मशीन लर्निंग, इन सब में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजीज जो आज की डेट में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें यूज होने वाले कंपोनेंट्स कई सारे ऐसे हैं जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और वो यहाँ पे भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी पूरे यूएसए के पास 1.5 मिलियन अगर हैं, तो आप मान के चलिए 1.3 मिलियन सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड के पास हैं। किस तरीके के मिनरल्स? गोल्ड, निकल, कोबाल्ट, और इसी तरीके के जैसे डायस्प्रोस्पियम, नियोडायम, ये क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, मैग्नेट्स बनाने में इस्तेमाल कर दी जाते हैं। माइनिंग कंपनीज यहाँ पे कई सारी आ रही हैं। सो इसका मतलब ये बहुत ही रिच है, क्योंकि आइस शीट के नीचे यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर क्या पाया जा रहा है, रेयर अर्थ मिनरल्स। और आप जानते हैं कि आर्टिक की आइस जो है वो पिघलने लग गई है, यानी कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आइस शीट्स हट रही हैं, और इस तरीके के मिनरल्स अब बाहर निकलते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एज एन ऑटोनॉमस डैनिश टेरिटरी, ग्रीनलैंड होस्ट बोथ डैनिश एंड यूएस मिलिट्री बेसिस, दोनों के बेसिस हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए, दो जोग्राफिकली पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका में आता है, बट है किसके पास? डेनमार्क के पास। ऑल्दो ये नॉर्थ अमेरिका को जोग्राफिकली आता है, तो यूएसए का ट्रम्प भाई साहब जो हैं, उनको लगता है कि ये नॉर्थ अमेरिका में जोग्राफिकली आता है, तो अब इसको हम पूरा ही कैप्चर कर लेते हैं, डेनमार्क से छीन के ले लेते हैं। बट इतना आसान ये सारी चीजें होती नहीं है। खैर, इन 1953 ग्रीनलैंड गेन्ड डैनिश सिटीजनशिप व्हाइल डेनमार्क केप्ट अथॉरिटी ओवर फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है ग्रीनलैंड की, क्यों पीछे पड़ा हुआ है यूएसए कि मेरे को ग्रीनलैंड ही चाहिए। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे मेटल्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो बहुत ही दुर्लभ हैं, यही मिलते हैं, जिसके पीछे आज की डेट में चाइना भी साउथ चाइना सी में लड़ रहा है, भारत भी कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहा है मैग्नीशियम नोड्यूल्स को, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को, और ऐसे ही रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ पे भी हैं। ग्रीनलैंड इज अ क्रूशियल जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रैटेजिक वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जियो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जिसको हम लोग फेमसली GIU के गैप से बोलते हैं, ये बहुत करीब है। अगर यूएसए इसको पा लेता है तो GIU के गैप पे इसका कंट्रोल आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं GIU के गैप क्या है, बट ये बात समझते चलिए कि जैसे जैसे इसकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, अलग अलग कंट्रीज भी इसके अंदर निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे चाइना ने यहाँ पे एयरपोर्ट्स बनाने की बात करी है, और एयरपोर्ट्स को एक्सपैंड करने के लिए पैसा भी लगाया है। इवन रशिया भी इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। और अगर आप कहीं ना कहीं देखें, रशिया के पास एक ऑल्टरनेटिव सी रूट आ चुका है, जिसको हम लोग नॉर्दर्न सी रूट कहते हैं। तो नॉर्दर्न सी रूट अगर आ गया है, तो ऊपर आर्टिक वाला एरिया जो है वो पिघलने की वजह से वहां पे पानी आ गया है, और अब नॉर्दर्न सी रूट से भी रशिया आ सकता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यूएसए चाहता है कि मेरे पास ग्रीनलैंड आ जाए, ताकि पहला तो अगर कल को रशिया एडवांस करता है यहां से, तो मेरा जो मिलिट्री बेस है वो मेरे को मदद कर सके, जस्ट लाइक कोल्ड वॉर टाइम्स, वर्ल्ड वॉर 2 टाइम्स। तो उसी तरीके से मुझे बताता भी चले, प्लस कहीं ना कहीं चाइना का एक्सपेंशन रोकने के लिए भी मुझे ग्रीनलैंड को अपना एरिया बनाना पड़ेगा, और जियो स्ट्रैटेजिकली ये इतना इंपॉर्टेंट हो भी चुका है, प्लस इकोनॉमिकली हेल्प भी करेगा। रेयर अर्थ मिनरल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं।
अब यहाँ पे आप देखिए, ये रहा GIU के गैप, ये रहा ग्रीनलैंड, ये रहा आइसलैंड, ये देखेंगे आप यूनाइटेड किंगडम। दिस इज कॉल्ड GIU के गैप, जिस पे कमांड आ जाएगी किसकी, USA की, अगर ये ग्रीनलैंड को अपने पास डाल लेता है। ये देखिए, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रीनलैंड रेजेस US कंसर्न्स, बहुत सारे चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये रहा आपका नॉर्दर्न सी रूट, जहां पे रशिया के पास एक समय एक्सेस नहीं था, क्योंकि आर्टिक सी मेल्टिंग होने की वजह से ये ट्रेड रूट खुल चुका है। अगर ये ट्रेड रूट खुल चुका है तो ग्रीनलैंड वाला अगर एरिया USA के कब्जे में आ जाता है तो रशिया को रोक सकता है एडवांस करने से कभी भी। कौन? हमारा USA। तो USA के पास ये पावर आ सकती है। नेक्स्ट, अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, रशिया ने आर्टिक के आसपास कई सारे मिलिट्री बेसिस बना दिए हैं। इतने सारे मिलिट्री बेसिस बना दिए हैं कि USA भौकला चुका है। USA को समझ ही नहीं आ रहा है वो करे क्या। ये देखिए आप, ये सारे मिलिट्री बेसिस हैं। अगर आप थोड़ा सा यहां पे नजर मारें, ये रेड कलर से जो भी हैं ये सारे मिलिट्री बेसिस हैं। और ये रहा आपका ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड ये रहा, और इसके इर्द गिर्द इतने मिलिट्री बेसिस हैं कि USA को लग रहा है रशिया कहीं ना कहीं मुझे कैप्चर ना कर ले, रशिया कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक थ्रेट ना बन जाए, इसलिए ग्रीनलैंड मेरा एरिया होना चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हाउ कैन US एक्सेस ग्रीनलैंड, क्योंकि 1951 में ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी के अनुसार ग्रीनलैंड का जो एरिया है मिलिट्री बेस, उसको यूज कर सकता है USA, राइट। अब बात करते हैं पनामा कैनल की। देखो, जैसे ग्रीनलैंड की बात हुई, ऐसे ही पनामा कैनल को भी ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैं कैप्चर कर लूंगा। अब बात ही समझ में नहीं आती है ट्रम्प साहब की क्या बात है, बट बोल तो यही रहे हैं कि मैं पनामा कैनल को भी ले लूंगा। अब देखिए, इन जनवरी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पनामा कैनल ये पूरी बात क्लियर करते हुए बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा पनामा कैनल USA का नहीं है और USA इसको होल्ड नहीं करता है, बल्कि पनामा जो सिटी है या पनामा जो कंट्री है वो इसको करेगी। ये पनामियन कंट्रोल के अंदर रहेगा, ना कि USA की हेगेमनी, और USA के कहने पर हम USA को दे देंगे। तो बट आप समझ पा रहे हो, USA और ट्रंप ने जब एक बार ठान ली तो कहीं ना कहीं मुमकिन करते हुए देखने को मिल सकता है वो सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखिए आप, ये पनामा कैनल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। 1914 में ये पनामा कैनल आया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो बनाया गया, डिजाइन करा गया अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने के लिए। बहुत दूर था ये, बट बीच में से एक रास्ता कार्व करा गया ताकि अटलांटिक से पैसिफिक ओशन आ सके। अब अटलांटिक से जब भी कभी शिप आता है तो आप देखेंगे कि शिप नीचे की तरफ होता है, और यहाँ पे जो ऊंचाई है वो ऊपर है हमारे किसकी, गाटुन लेक की। तो बीच में पड़ता है गाटुन लेक जो हाइट पे है। जैसे मान के चलिए ये शिप है, ये है गाटुन लेक की हाइट, तो फिर यहाँ पे लॉक्स लगे हैं, ये समझ लीजिए इस तरीके से मशीन्स लगी हैं जो इस शिप को ऊपर की तरफ कर देती हैं, यानी कि यहाँ पे पानी भर देती हैं और ऊपर की तरफ करके फिर ये ऊपर से मूव करता है। फिर नीचे की तरफ पेड्रोमिकल लॉक्स हैं जो इसको नीचे की तरफ कर देते हैं शिप्स को, और फिर वो बाहर निकल जाता है, यानी कि एक रास्ता तय कर लेता है। करीबन 10 घंटे लग जाते हैं यहाँ से यहाँ आने में, पर ये बहुत कम समय है उसके कंपैरिजन में जो उसको पूरा घूम के आना पड़ता था और बहुत लंबा भी पड़ता था। अब देखिए, ट्रंप का स्टैंस है कि हम इसको अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत, ब्रॉडर अमेरिका की पॉलिसी के तहत इसको अपना हिस्सा बनाएंगे और कंट्रोल करेंगे, और कुछ चोक पॉइंट्स को अपना हिस्सा बनाएंगे। जैसे कि इस तरीके के चोक पॉइंट्स पे अगर USA के पास पावर्स आ जाती हैं तो वो जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ा गेम खेल सकता है, बहुत सारे ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है, चाइना को कंट्रोल कर सकता है, रशिया को कंट्रोल कर सकता है, इवन ईरान को कंट्रोल कर सकता है। तो जो भी कंट्रीज इसके खिलाफ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस पनामा कैनल का उसके पास होना बहुत जरूरी है, और यही सारी की सारी कहानी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई विल मीट यू अगेन विद नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, जिसमें हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को और देखेंगे।